हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसॉल्विंग नीट। आई एम शिवांगिनी। आज हम बात करेंगे हमारे केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसी भी सॉल्यूशन में ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, यानी उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स है उसके नंबर पे डिपेंड करे, ना कि उन सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पे डिपेंड करे कि उनका नेचर क्या है या उनकी खुद की प्रॉपर्टी क्या है। सिर्फ उनके नंबर पे डिपेंड करे कि नंबर में सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनमें 4 प्रॉपर्टीज होती है मेनली, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन चारों को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या RLVP। हमने इससे पहले जब बात की थी वेपर प्रेशर की, तब हमने देखा था कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, उस सॉल्यूशन में क्या होगा कि वेपर प्रेशर जो वो कंपैरेटिवली कम होगा वॉलेटाइल सॉल्यूट से। यानी अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में? उस सॉल्यूट में जिसका सॉल्यूट उस सॉल्यूशन में जिसका सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर में कमी होगी। तो वो कमी कितनी होगी उसको भी हमें देखना है। तो हमने राउल्ट्स लॉ से फॉर्मूला निकाला था नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए। वो क्या था कि उसमें सिर्फ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर लगाएगा, तो उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में हमने रिलेशन निकाला था। वो क्या था? P1 इक्वल्स टू X1 P1 नॉट। ये हमने राउल्ट्स लॉ से निकाला था। अब चूंकि हमें पता है कि इसमें वेपर प्रेशर में डिक्रीमेंट होगा, तो वो डिक्रीमेंट कितना होगा, उस डिक्रीमेंट को हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा P1 से, कि कितना चेंज आया है वेपर प्रेशर में। तो डेल्टा P1 क्या आ जाएगा? P1 नॉट माइनस P1। ये जो P1 नॉट है माइनस P1 करेंगे तो यहाँ पे हम P1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो P1 नॉट माइनस X1 P1 नॉट। ये जो P1 की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम P1 नॉट कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा P1 क्या आ गया? P1 नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस X1। अब हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि X1 प्लस X2 क्या होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस X1 क्या हो गया? X2। तो मैं यहाँ पे 1 माइनस X1 को X2 लिख सकती हूँ। तो डेल्टा P1 इक्वल्स टू P1 नॉट X2। अब यहाँ से हम X2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या आएगी? डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट। ये हमारी X2 की वैल्यू आ गई। अब हम डेल्टा P1 की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल्स टू X2। तो ये हमारी जो लेफ्ट साइड वाली जो टर्म है कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। अब ये यहाँ पे क्या आ रहा है? मोल फ्रैक्शन आ रहा है किसके? सॉल्यूट के। यानी ये जो RLVP है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मोल ऑफ सॉल्यूट, या हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे? जैसे ये P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। अब यहाँ पे X2 है, X2 यानी मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये हमने X2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम मान के चल रहे कि हमने जो सॉल्यूशन लिया है वो हमारा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। अब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो उसमें क्या होगा? सॉल्यूट तो कम होंगे और सॉल्वेंट ज्यादा होंगे। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? N1 जो है वो ग्रेटर देन होगा N2, यानी N1 N2 से बहुत ज्यादा होगा कंपैरिजन में। तो हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सीधा N1 लिख देंगे। अब ये N क्या शो कर रहा है? N1 या N2? ये क्या शो कर रहा है? मोल ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इनकी भी वैल्यू लिख देंगे। तो लेफ्ट साइड वाला एज इट इज चलता रहेगा। अब यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या हो गई? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिखेंगे? W2M1 अपॉन W1M2। तो ये हमने इसी को आगे सिंप्लीफाई किया है। अब इसके आगे का ये हमारा लेफ्ट साइड वाला अभी तक सेम चलेगा, क्योंकि ये तो
हमारी जो टर्म हमने निकाली RLVP वो है। नेक्स्ट अब वो वैल्यू हम वापस यहाँ पे लिखते हैं एक बार, W1 M2। अब हम यहाँ से M2 की वैल्यू निकालते हैं कि हमारे सॉल्यूट का मोलर मास क्या है। तो वो क्या आ जाएगा M, तो M2 इक्वल्स टू W2 M1 और P1, ये P1 ऊपर चला जाएगा अपॉन W1 P1 नॉट माइनस P1। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी ये वाली, इससे हम M2 निकाल लिया हमने। M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इससे हम किसी भी जैसे अदर क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं, हम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, गिवन वेट भी निकाल सकते हैं दोनों का। तो मेन जो फॉर्मूला है वो हमारा ये है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या हो गया, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। और यहाँ पे X2 आने का मतलब यानी सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन आने का मतलब क्या हो गया कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने अभी बात की थी कि जब जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है कंपैरेटिवली सॉल्यूशन से, अगर वो सॉल्यूशन नॉन वॉलेटाइल हो तो। हम अभी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन की ही बात कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ये तो हमने बात की थी वेपर प्रेशर की। अब हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी चीज का या किसी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन किसी का भी, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो 1 ATM हो जाए, यानी 1 एटमॉस्फेरिक हो जाए, या हम बोल सकते हैं 1.031 बार हो जाए। इतना प्रेशर अगर किसी भी सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का हो रहा है तो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो अब चूंकि जो सॉल्वेंट है हमारा उसमें वेपर प्रेशर जल्दी लगेगा, उसमें सारे प्योर मॉलिक्यूल है सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होगा, उसका जो वेपर प्रेशर वो ज्यादा होगा तो प्रेशर जल्दी आ जाएगा। कम टेम्परेचर पे हमें हमारा जो रिक्वायर्ड प्रेशर है यानी 1 ATM वो मिल जाएगा। वहीं उसके अगेंस्ट देखते हैं हम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो एक तरह से हम बात करें तो वो एज ए इम्प्योरिटी वर्क कर रहे हैं। तो वो सॉल्वेंट तो प्योर था पर इसमें थोड़ी इम्प्योरिटी आ गई, तो इसके लिए ये हमारा जो 1 ATM प्रेशर है वो आने में टाइम लगेगा, यानी टेम्परेचर उसको ज्यादा चाहिए। तो जैसे हमारे तो हमने ग्राफ प्लॉट किया, उसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया हमने प्रेशर और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लिया हमने टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमने ग्राफ बनाया। तो अब हम बात करें तो मान लीजिए कि ये जो है ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर है यानी 1 ATM है या 1.013 बार है, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर हो गया। अब जो सॉल्वेंट के लिए ये प्रेशर कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, तो इसके लिए हम टेम्परेचर नोट कर लेंगे, उसको हमने क्या नाम दे दिया, TB नॉट। फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए ये प्रेशर कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का हमने टेम्परेचर नोट कर लिया, उसको हमने नाम दे दिया TB। तो इन दोनों में कुछ फर्क है, हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये TB नॉट जो वो पहले आ गया है, TB बाद में है, यानी जो TB है वो बड़ा है किससे, TB नॉट से। इन दोनों का डिफरेंस हमने ले लिया डेल्टा TB। तो अब जब हम इन दोनों में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के जो टेम्परेचर है या बॉइलिंग पॉइंट है उनमें जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, TB इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट। इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, उसमें जितना हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। यानी सॉल्यूशन को हम जितना बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन कैसे बढ़ेगा कि हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ज्यादा ऐड करेंगे उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन की। तो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर कंसंट्रेशन यानी हम बोल सकते हैं मोलालिटी, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो अब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे इक्वल्स, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू KBM, m यहाँ पे हो गया उसकी मोलालिटी,
उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो उसकी मोलैलिटी हमें पता है क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हम लेते हैं केजी में, पर जब हम ग्राम में लेंगे तो यहाँ पे इंटू नहीं, यहाँ पे आएगा डिवाइड। मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा रखा है हमने। अब हम इसको यहाँ पे क्लियरली लिखते हैं कि मोल क्या होता है। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन, अब यहाँ पे भी ये डिवाइड में है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। अब ये ऊपर चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? मोलैलिटी हमारी क्या आएगी? मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमारी मोलैलिटी आ गई। अब हम इस मोलैलिटी की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। अब हम यहाँ से M2 जो है हमारा, M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? M2 इक्वल्स टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन टीबी इंटू W1। तो यह हमने निकाल लिया मास ऑफ या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे मोलैलिटी आ रही है, और मोलैलिटी में क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अल्टीमेटली ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हमारी प्रॉपर्टी है, ये भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? एम के। एम यानी मोलैलिटी। मोलैलिटी में क्या आता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। अब उसका नेचर चाहे कैसा भी हो, वो और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी शो करा उससे मतलब नहीं है, बस वो नंबर कितने उसके पार्टिकल्स के, वही हमें यहाँ पे देखना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।